वेलकम टू प्रोसर मार्केट। आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% किया है और अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने 5 सालों में पहली बार रेपो रेट में बदलाव किया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को घोषणा की कि रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% कर दिया गया है। 5 से 7 फरवरी तक चली इस मीटिंग में एमपीसी के सभी सदस्यों ने एकमत से इस फैसले पर सहमति दी। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ रेट को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया गया है। वही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट और बैंक रेट 6.75% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया है कि उसका न्यूट्रल स्टांस जारी रहेगा। आरबीआई ने कहा कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट के साथ स्थायी रूप से संरेखित करने और विकास का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रेपो रेट कट का क्या कारण है? गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि फूड प्राइसेस के बेहतर आउटलुक और पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी के असर से इन्फ्लेशन में गिरावट देखी गई। ग्रोथ और इन्फ्लेशन की इस डायनामिक्स ने पॉलिसी में बदलाव की गुंजाइश दी ताकि विकास को सपोर्ट किया जा सके। इसी वजह से एमपीसी ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। आरबीआई के गवर्नर ने कहा और भी अनाउंसमेंट हुए। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो 4% पर बरकरार रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% पर लगाया गया है। फर्स्ट क्वार्टर 2026 के 6.7% है। सेकेंड क्वार्टर में 2026 के 7% की ग्रोथ है। 2026 के थर्ड क्वार्टर में 6.5% की ग्रोथ फोरकास्ट किया गया और लास्ट क्वार्टर 2026 के यानी कि फोर्थ क्वार्टर में 6.5% की ग्रोथ को फोरकास्ट किया गया। 2025 और 2026 में इन्फ्लेशन का भी फोरकास्ट किया गया। 2025 में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित इन्फ्लेशन का अनुमान 4.8% पर बरकरार रखा गया और 2025 के लास्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 4 में 4.4% रखा गया। 2026 के भी इन्फ्लेशन का फोरकास्ट किया गया है जो कि 4.2% है और अगर इसको हम क्वार्टरली वाइज देखें तो फर्स्ट क्वार्टर 2026 के 4.5% फोरकास्ट किया गया। सेकेंड क्वार्टर 2026 के 4% का फोरकास्ट है। थर्ड क्वार्टर 2026 के 3.8% का फोरकास्ट है और लास्ट क्वार्टर 2026 में यानी क्वार्टर 4 में 4.2% का फोरकास्ट किया गया है। नए गवर्नर के तहत पहली एमपीसी की मीटिंग थी। ये मीटिंग नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में हुई जिन्होंने दिसंबर 2024 में कार्यभार संभाला था। उनके नेतृत्व में इस 6 सदस्यीय कमेटी में काफ़ी बदलाव किए गए। एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था कि मल्होत्रा आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते। पिछले गवर्नर शक्तिकांत दास के हॉकी स्टैंड से थोड़ा हट सकते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुमान के अनुसार यह दर कटौती आर्थिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें विकास को इन्फ्लेशन नियंत्रण से ज़्यादा महत्व दिया गया। दिसंबर 2024 की एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा था। आर्थिक विकास के लिए दक्षता जरूरी है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जब से यह मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू हुआ है इन्फ्लेशन में कमी रही है, आरबीआई के गवर्नर ने कहा। पिछले हफ्ते पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2026 के लिए जीडीपी का ग्रोथ अनुमान 6.3% से 6.8% पर रखा है। 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.4% है जबकि पिछले साल यह 8.2% थी। ग्रोथ में यह गिरावट कमजोर मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी खर्च में कमी के कारण हुई। दिसंबर में रिटेल इन्फ्लेशन 5.22% दर्ज की गई जो अभी भी 4% के लक्ष्य के ऊपर है। आरबीआई ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में कटौती की लेकिन बाजार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। आरबीआई ने लगभग 5 सालों में पहली बार 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट कटौती की जैसे कि बाजार ने पहले से ही उम्मीद कर रही थी। हालांकि यह फैसला सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स में कोई बड़ी तेजी नहीं ला पाया क्योंकि बाजार पहले से ही इस कटौती को प्राइस इन कर चुका था। रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने भी शुरुआत में पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया लेकिन जल्द ही ये तेजी फीकी पड़ गई। निफ्टी बैंक, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी ऑटो ने शुरुआत में बढ़त दिखाई लेकिन फिर घाटे में चले गए। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ने मामूली 0.2% की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। कंज्यूमर स्टॉक का भी मिला जुला ट्रेंड दिखा। ज़्यादा लिक्विडिटी से भले ही कंज्यूमर के हाथों में कैश बढ़े लेकिन निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई। वही
डिस्क्रिशनरी स्टॉक में बेहतर प्रदर्शन देखा गया, जहां निफ्टी ड्यूरेबल्स इंडेक्स 0.2% की बढ़त हुई। जैसे जैसे फाइनेंसिंग कॉस्ट घटेंगी, घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ सकती है। इसका फायदा वोल्टास और हैवल जैसी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर पर रेट का क्या असर हुआ? निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने शुरुआती बढ़त के बाद फ्लैट ट्रेड किया। अपोलो टायर्स और M&M इस इंडेक्स को लीड कर रहे थे। ऑटो सेक्टर इस रेट कट का सबसे पहला फायदा उठाएगा, जिसमें टू व्हीलर सबसे आगे होंगे। इसके बाद बजट फ्रेंडली कार मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति सुजुकी को लाभ मिलेगा। कम लोन रेट से ग्रामीण और शहरी दोनों मार्केट में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर जैसे टू व्हीलर कंपनियों को फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में फायदा हुआ या नुकसान? इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि जिन लेंडर्स के पास ज़्यादा फिक्स्ड रेट एसेट और फ्लोटिंग रेट बोरोइंग्स है, उन्हें RBI की इस रेट कट का फायदा होगा। अनसिक्योर्ड लेंडर्स, व्हीकल फाइनेंसर और गोल्ड फाइनेंसर को फायदा होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को इस कटौती से नुकसान हो सकता है। स्टॉक के लिहाज से M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और SBI कार्ड्स को इस कटौती का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, जबकि LIC हाउसिंग फाइनेंस को नेगेटिव असर झेलना पड़ सकता है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जिनका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी लिमिटेड है, बाकी लेंडर्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इनमें PNB हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया भी शामिल है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि इन कंपनियों का ग्रोथ और एसेट क्वालिटी परफॉर्मेंस बाकी फाइनेंसर से बेहतर होगा। क्रीडाई CREDAI, RBI का रेट कट सीमित असर वाला, अगले MPC में और कटौती की उम्मीद। शुक्रवार को रियल ट्रस्ट की प्रमुख संस्था क्रेडाई ने कहा कि RBI द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट कटौती का सीमित डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही संस्था ने अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीट में और कटौती की मांग की है, ताकि हाउस डिमांड को ज़्यादा मजबूत बढ़ावा मिल सके। रेपो रेट में कटौती से होम लोन्स के ब्याज दरों में कमी हो सकती है, बशर्ते बैंक इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला करे। क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट बोमन ईरानी ने पॉलिसी पर टिप्पणी करते हुए कहा, RBI द्वारा रेपो रेट को 6.25% पर लाना हाल ही में पेश हुए बजट के ऐलानों को सपोर्ट करता है, जो खर्चों को बढ़ाने और आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए है। उन्होंने आगे और कहा, यह सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी बहुत जरूरी थी, खासकर हालिया 50 बेसिस पॉइंट की CRR कटौती के बाद, जिसने बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी लिक्विडिटी डाल दी। हालांकि इस कटौती का सीधा असर सीमित रह सकता है। क्रेडाई ने उम्मीद जताई कि अगले MPC मीटिंग में और कटौती से डिमांड को बढ़ावा मिलेगा, खासकर मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। हाउसिंग डेटा और रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? डेटा एनालिसिस फर्म प्रॉप इक्विटी के मुताबिक 2024 में 9 प्रमुख शहरों में हाउसिंग सेल्स 9% गिरकर करीब 4.71 लाख यूनिट्स रह गई। इसकी वजह कम डिमांड और नई सप्लाई में कमी रही। सेल्स मुख्य रूप से प्रीमियम, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ड्रिवन थी। रियल्टर्स बॉडी नार्डेको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, मिडिल क्लास के लिए इस बजट में घोषित टैक्स बेनिफिट के साथ यह पॉलिसी बदलाव बिक्री की गति को तेज करेगा। कम ब्याज दरें होम बायर्स को बेहतर लाइफस्टाइल के साथ घर खरीदने के लिए प्रेरित करेंगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री लंबे समय से होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती की मांग कर रही है, ताकि अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग की डिमांड को बढ़ावा मिल सके। भारत के एक्सटर्नल सेक्टर पर क्या हुआ? भारत का एक्सटर्नल सेक्टर मजबूत है, लेकिन लिक्विडिटी में गिरावट आई है। RBI गवर्नर ने कहा कि भारत का एक्सटर्नल सेक्टर अभी भी मजबूत बना हुआ है, क्योंकि प्रमुख इंडिकेटर स्थिर है। जैसे उन्होंने बताया कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल की सेकंड क्वार्टर में 1.3% ऑफ GDP से इस साल सेकंड क्वार्टर में घटकर 1.2% ऑफ GDP आ गया। लिक्विडिटी की कंडीशन देखें। RBI गवर्नर ने कहा कि सिस्टम की लिक्विडिटी, जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF के औसत नेट पोजीशन से मापा जाता है, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में घाटे में बदल गई। गवर्नर ने बताया कि लिक्विडिटी ड्रेनेज मुख्य रूप से इन कारणों से हुई। पहला कारण है दिसंबर 2024 में एडवांस टैक्स पेमेंट्स। दूसरा कारण है कैपिटल आउटफ्लो, विदेशों में पैसा जाना, FII कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। तीसरा है फॉरेक्स ऑपरेशन, और चौथा है जनवरी 2025 में मुद्रा का तेजी से सर्कुलर में आना, यानी कि मनी सप्लाई का बढ़ जाना। RBI की इस रिपोर्ट से साफ है कि भले ही भारत का एक्सटर्नल सेक्टर मजबूत बना हुआ है, लेकिन लिक्विडिटी के मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई है। RBI ने फिर दोहराया, न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस ग्रोथ के साथ 4% इन्फ्लेशन टारगेट पर फोकस करेगा। RBI ने हाल ही में अपने न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया है कि उसका मुख्य फोकस महंगाई को 4% के टारगेट पर लाना है।
साथ ही देश की आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट करना भी जरूरी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का प्रोजेक्शन किया गया 2025 के लिए 4.8% और 2026 के लिए 4.2% फाइनेंशियल ईयर। हालांकि फूड और फ्यूल की कीमतों से जुड़े जोखिम अभी भी मंडरा रहे हैं, जिनका इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है। आरबीआई ने साफ संकेत दिया है कि वह महंगाई को कंट्रोल में रखने और ग्रोथ को बैलेंस रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आरबीआई के न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या है? रेपो रेट में कटौती के बावजूद न्यूट्रल स्टांस को बरकरार रखते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा और उनकी टीम ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने और महंगाई को कंट्रोल में रखने के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की। न्यूट्रल स्टैंड का मतलब है कि आरबीआई अपने फ्यूचर रेट कट एक्शन के लिए पहले से कोई कमिटमेंट नहीं करेगा। ना तो यह तय है कि आगे रेट्स कट होंगे और ना ही यह तय है कि रेट्स आगे बढ़ाए जाएंगे। क्यों जरूरी होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी? न्यूट्रल स्टैंड रखने से आरबीआई को इस तरह के बदलते हालात पर रिस्पॉन्ड करने की आज़ादी मिलती है, जैसा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में वोलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क। इस पॉलिसी से आरबीआई ने साफ कर दिया है कि वह महंगाई और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या आरबीआई के रेपो रेट से सस्ते होंगे होम लोन और घटेंगी ईएमआई? 7 फरवरी को आरबीआई ने रेपो रेट 6.25% पर लाने का फैसला किया, जो पिछले 5 सालों में पहली बार घटा है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से होम लोन पर ब्याज दरों में कमी आएंगी, जिससे ईएमआई भी कम हो सकते हैं और इसकी लंबे समय से जरूरत थी। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन प्रकाश डेरेकर ने कहा, यह कदम घर खरीदारों के लिए बहुत समय से लंबित था। हाई ईएमआई और बढ़ी हुई होम लोन की ब्याज दरों ने पिछले 2 साल में उन्हें दबाव में रखा हुआ था। कोविड-19 के समय ब्याज दरें कम होने के कारण घर खरीदने की लहर शुरू हुई थी। बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सस्ते लोन दिए और 2021 व 2022 के शुरुआती महीनों में होम लोन की दरें अक्सर 7% से कम थी। लेकिन जून 2022 से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया, जिससे होम लोन की ब्याज दरें बढ़ गई। इंडस्ट्री के मुताबिक फ्लोटिंग रेट मॉर्टगेज वाले ग्राहकों की ईएमआई में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा समय में ज़्यादातर बैंक 9% सालाना के आसपास होम लोन की ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। इजिट कैपिटल के सीईओ राजेश कटोच ने कहा, रेपो रेट में कटौती से फ्लोइंग रेट लोन वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दरें कम होंगी। इससे होम और पर्सनल लोन के ईएमआई घटेंगे, जिससे घर की फाइनेंशियल बर्डन कम होगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि फिक्स्ड रेट लोन पर रेपो रेट कट का असर नहीं होता। इसके अलावा फ़ायदे पहुंचाने में बैंकों की पॉलिसी का भी अहम रोल होता है। तो क्या घर खरीदारों को राहत मिलेंगी? नेशनल कैपिटल एनसीआर के एक घर खरीदार ने कहा, यह मेरे लिए राहत की बात है। मैं दूसरी बार प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और कम ब्याज दर से काफ़ी मदद मिलेगी। पिछली बार जब आरबीआई ने 2022 में रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया था, तो मेरी ईएमआई लगभग 50,000 रुपये से बढ़ गई थी। आरबीआई के इस कदम से घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेंगी और रियल एस्टेट मार्केट में नई जान आएंगी। आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद मेटल कंपनियों के शेयर भी चमके। सुबह 11 बजे निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% से ज़्यादा ऊपर था। रेपो रेट कट को इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माना जाता है। इन दोनों ही क्षेत्रों में मेटल एक जरूरी कच्चा माल है, जिसकी मांग बढ़ने की उम्मीद से मेटल स्टॉक तेजी में आए। ये थे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक: जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, वेल्सपन कॉर्प, अडानी एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, वेदांता, नाल्को, सेल, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। एपीएल, अपोलो और हिंदुस्तान जिंक में भी मामूली बढ़त आई। भारत में लिस्टेड मेटल कंपनियों के शेयरों में उछाल ऐसे समय में आया जब चीन की रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर भी रैली कर रहे हैं। रेपो रेट कट और ग्लोबल ट्रेंड्स के चलते मेटल सेक्टर आने वाले दिनों में और मजबूती दिखा सकती है। आरबीआई की पॉलिसी के बाद 10 साल की बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी हुई। पॉलिसी अनाउंसमेंट में लिक्विडिटी पर किसी नई घोषणा की कमी से बॉन्ड यील्ड में उछाल देखने को मिला है। 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड 6.79% की यील्ड पॉलिसी अनाउंसमेंट के दौरान 6.69% तक बढ़ गई, जो ओपनिंग के समय 6.6449% थी। क्यों बढ़ी है बॉन्ड यील्ड? पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक थी, लेकिन लिक्विडिटी फ्रंट पर कोई तुरंत कदम नहीं उठाया गया। इसी वजह से 10 साल के जीसेक की यील्ड पॉलिसी के बाद 4 to 5 बेसिस पॉइंट बढ़ी। पॉलिसी में कोई नई लिक्विडिटी घोषणा नहीं होने की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले महीने लिक्विडिटी सुधारने के लिए कई उपाय किए गए थे। आरबीआई के लिक्विडिटी सुधार कदम में ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीदारी, वीआरआर, डेली वेरिएबल रेपो रेट का ऑक्शन और यूएसडी आईएनआर बायसेल स्वैप ऑक्शन और लॉन्ग टर्म वीआरआर का ऑक्शन था। जनवरी में लिक्विडिटी का दबाव काफ़ी बढ़ गया था और शॉर्टफॉल 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया था।
इसका कारण है दिसंबर में हाई टैक्स आउटफ्लो, रुपये को बचाने के लिए फॉरेक्स मार्केट में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप और सरकारी खर्चों में कमी। आरबीआई ने शुरू में रूटीन वीआरआर ऑक्शन के जरिए लिक्विडिटी को सपोर्ट किया, फिर 16 जनवरी को डेली वीआरआर ऑक्शन शुरू किया और उसके बाद कई उपाय लागू किए। आरबीआई ने 28 लाख करोड़ की लिक्विडिटी वीआरआर ऑक्शन के जरिए सिस्टम में डाली। उसमें से 14 लाख करोड़ डेली वीआरआर ऑक्शन से और 13 लाख करोड़ जनरल वीआरआर ऑक्शन से। ओएमओ खरीदारी के जरिए 20,000 करोड़ का निवेश भी किया। तो क्या आरबीआई के रेट कट के बाद फिक्स डिपॉजिट के रेट घट सकते हैं? रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है। 25 बेसिस पॉइंट की इस कटौती से बैंकों के लिए लोन लेना सस्ता हो गया, लेकिन इसके साथ ही फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में गिरावट की संभावना है। इसका असर उन निवेशकों पर खासतौर पर पड़ेगा जो एफडी रिटर्न्स पर निर्भर है, जैसे सीनियर सिटीजन। आने वाले समय में ब्याज दरों के और घटने की संभावना को देखते हुए एफडी निवेशकों को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। मौजूदा रेट्स को लॉक करें। अगर आप नया एफडी खोलने की सोच रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द करें ताकि बैंकों के रेट घटाने से पहले मौजूदा रेट्स पर लॉक किया जा सके। वैकल्पिक निवेश पर विचार करें। एफडी के रिटर्न कम होने की स्थिति में आप अपने रिस्क एपेटाइट के आधार पर डेट म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जैसे ईएलएलएस में विचार कर सकते हैं। एफडी लेंडरिंग की रणनीति अपनाएं। अपने निवेश को अलग अलग अवधि की एफडीज में बांटकर निवेश करना, जिसे एफडी लेंडरिंग कहते हैं, ब्याज दरों में गिरावट के प्रभाव को मैनेज करने में मदद करता है। अपनी वर्तमान एफडी को चेक करें। प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा है। अगर पेनल्टी कम है तो आप इन पैसों को बेहतर रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में दोबारा निवेश कर सकते हैं। एफडी लेंडरिंग रणनीति क्या है? एफडी लेंडरिंग में आप अपना पूरा पैसा एक एफडी में लगाने के बजाय अलग अलग अवधि की एफडी में बांटते हैं। यह आपको लिक्विडिटी और बेहतर रिटर्न दोनों प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 20 लाख का निवेश है तो इसे 4 हिस्से बांट सकते हैं। 5 लाख की एफडी 1 साल के लिए, फिर दूसरे 5 लाख की एफडी 1.5 साल के लिए, फिर तीसरे 5 लाख की एफडी 2 साल के लिए और फिर आखिरी के 5 साल की एफडी 2.5 साल के लिए। इससे हर एफडी के मैच्योर होने के पास आपके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी। साथ ही यूनियन बजट 2025 में मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी। अब नई टैक्स रिजिम के तहत 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आरबीआई के रेट कर और टैक्स छूट के चलते सैलरीड इंडिविजुअल को एक फाइनेंशियल कुशन मिल रहा है, जिससे उन्हें बचत और निवेश के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आपको क्या लगता है और किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।